वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 31 अगस्त 2020 और 31 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करें, स्किप ना किया करें। निश्चित ही आपको इसको रेगुलर देखने से लाभ मिलेगा और इसके जो फैक्ट हैं वो आपको हमेशा याद रखने हैं अच्छे से। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई वहां क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रोणाचार्य पदक विजेता किस एथलेटिक्स कोच का हाल ही में निधन हो गया है? ये किस आएगा यहाँ पे? तो किस एथलेटिक्स कोच का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हुआ है पुरुषोत्तम राय का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा सही है। तो पुरुषोत्तम राय जिनका हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया है हार्ट अटैक की वजह से, इनका जो निधन हुआ है वो 28 अगस्त की शाम को हुआ है। 28 अगस्त की शाम को, जबकि 29 अगस्त को इनको क्या मिलना था? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलना था, क्योंकि ये कोच थे किस क्षेत्र में? एथलेटिक्स क्षेत्र में। तो इनका हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से क्या हो गया? निधन। जो कि द्रोणाचार्य पदक विजेता थे, आपको मैंने बताया था। द्रोणाचार्य पदक जो टोटल मिलने वाले थे इस बार, वो कितने मिलने वाले थे? टोटल 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय मूल की ब्रिटेन की भारतीय मूल की ब्रिटेन की द्वितीय विश्व युद्ध की जासूस नूर इनायत खान को कौन से सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ब्लू प्लाक पुरस्कार से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। तो ब्लू प्लाक जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है नूर इनायत खान की स्मृति में। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। अब ये ब्रिटेन के द्वारा जो पुरस्कार दिया गया है, ये आखिर क्यों दिया गया है नूर इनायत खान को? तो नूर इनायत खान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए जासूसी का काम किया था, यानी कि जितने भी देश थे उनके लिए, जो एक साइड ब्रिटेन की साइड से लड़ रहे थे उनके लिए क्या किया था? उसने जासूसी का काम किया था। इसका जो जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1914 को हुआ था, जबकि 1944 में इसकी हत्या कर दी गई थी। इसने किया क्या था? तो इसमें जर्मनी में रहकर इन्होंने वहां की जो नीतियां थी उनके बारे में ब्रिटेन को बताया था। और किसका काम किया था? जासूस का काम। इन्हीं को क्या दिया गया है? हाल ही में ब्लू प्लाक पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने अपने सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन देने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया वो किया गया CISF द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही। तो CISF द्वारा अब एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप के तहत जितने भी सर्विसमैन थे, इनके सेवानिवृत्त कर्मी हैं, उनको क्या दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी। अब CISF, तो CISF के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसके फैक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CISF की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका पहली बार गठन हुआ था 15 जून 1983 में, जबकि पहली बार तो ये 1969 में बनी थी, लेकिन CISF के नाम से कब जानी गई है? 1983 में, 15 जून 1983 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। इसका जो मोटो है यानी कि लोगो है वो क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। इसका काम क्या होता है मेनली? तो ये जितने भी इंडस्ट्री क्षेत्र होते हैं भारत के, वहां पर ही सुरक्षा का काम करती है। प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो इसकी जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो होम मिनिस्ट्री, यानी कि अमित शाह है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है प्रेजेंट टाइम पर वो कौन है? राजेश रंजन। कौन है? राजेश रंजन। तो इतना आपको CISF के बारे में पता होना चाहिए। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस स्टार अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है जिससे ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाता था? तो ब्लैक पैंथर के नाम से जो जाने जाते थे उनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो वो कौन है? चैडविक बोसमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो चैडविक बोसमैन जो कि ब्लैक पैंथर के नाम से जाने जाते थे, इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। किसकी वजह से? तो इनका जो निधन हुआ है, इन्हें कैंसर था, आंख का कैंसर था, जिसे हम कोलोन कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो आंख के कैंसर की वजह से इनका क्या हो गया है? हाल ही में निधन हो गया है। जो इन्होंने हॉलीवुड के क्षेत्र में ये काम किया करते थे और इन्हें सुपर हीरो मूवी ब्लैक पैंथर में किंग टी चाला और लीड कैरेक्टर ब्लैक पैंथर का इन्होंने किरदार निभाया था। और काफी फेमस भी ये रहे थे, मार्शल जैसी मूवियों में भी काम किया है इन्होंने। तो इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है चैडविक बोसमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत
78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी है। तो ये जो हवाई मार्ग बनाए जाएंगे, 78 नए हवाई मार्ग वो बनाए जाएंगे किस योजना के तहत? उड़ान के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही। तो उड़ान के तहत केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना के तहत 78 नए हवाई मार्ग बनाए जाएंगे। अच्छा, ये बनाए क्यों जा रहे हैं? तो इसकी सहायता से क्या किया जाएगा कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पर हवाई यान की सुविधा अभी तक नहीं है, उन क्षेत्रों में भी वो योजना ये चलाकर 78 नए हवाई मार्ग बनाकर वहां पर वो योजना चलाई जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है? तो ये प्रस्ताव पारित किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसने हाल ही में संविधान की 6वीं अनुसूची के अधीन लाने के लिए अपने प्रदेश को एक प्रस्ताव पारित किया है। अब इस 6ठी अनुसूची में है क्या? तो देखिए, आर्टिकल 244 के अनुसार पहले से 4 राज्य इसमें शामिल हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिनको जनजातीय क्षेत्र के हिसाब से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 244 के तहत। इसका जो जिलों का क्षेत्र बढ़ाने या घटाने का जो काम करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो वहां की विधानसभा द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया है। अच्छा, इससे फायदे क्या होंगे? आखिर जब ये शामिल हो जाएगा तो इससे फायदे क्या होंगे? तो 6ठी अनुसूची उस क्षेत्र की भूमि पर मूल्यवासियों के लिए विशेष अधिकार की रक्षा करती है, और 6ठी अनुसूची आदिवासी समुदायों को भी काफी स्वायत्ता प्रदान करती है, और इसके तहत विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सड़कों और नियामक शक्तियों के लिए योजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन को मंजूरी मिल सकती है। अब ये जो किया गया वो किया गया अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, यानी कि पहले से 4 राज्य इसमें शामिल भी हैं 6वीं अनुसूची में। अब मैं बात बता देता हूँ आपको अरुणाचल प्रदेश की। तो ये जो आप राज्य देख रहे हैं, ये कौन सा राज्य हमारे भारत का? अरुणाचल प्रदेश, जो कि किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये देश ये कौन सा है? भूटान है। इधर कौन सा है? चाइना। चाइना के बीच और भारत के बीच जो बताई जाती है मैकमोहन रेखा, वो किस राज्य के ऊपर है? तो मेनली इसी राज्य के ऊपर है। कौन से राज्य के ऊपर? अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। यहाँ नीचे इसके कौन सा है? असम राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सबसे कौन सा राज्य है? पूर्वी राज्य, जिसका पूर्वी बिंदु अगर हम बात करें, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वो भी यहीं पर है। कौन सा? किबिथु या वालांगू। क्या नाम है उसका? किबिथु या वालांगू। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? ईटानगर। इसके जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं वो है बी.डी. मिश्रा। प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, जो कि बीजेपी से हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पर 60 है, राज्यसभा सीटें 1 है, और लोकसभा सीटें यहाँ पर 2 है। एरिया रैंक की बात करें तो 14वें स्थान पे आता है ये, जबकि पॉपुलेशन में 27वें स्थान पर ये आता है। और यहाँ की जो राजकीय पक्षी है वो हॉर्नबिल है। राजकीय फ्लावर जो है इसका फॉक्सटेल ऑर्चिड है, और राष्ट्रीय पेड़ इसका हॉलॉन्ग है। और अगर हम बात करें भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा घने वन पाए जाते हैं, तो वो भी कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? वो भी अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से आपको, अच्छा ये भी बात अगर कभी पूछा जाए कि भारत का उगता हुआ सूर्य का राज्य कौन सा है, वो भी अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सबसे पहले सूर्य यही निकलता है, और लास्ट में छिपता कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, तो इतना आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय ने पहली बार मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो स्वर्ण पदक जीता गया है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो वो जीता गया है नीलकंठ भानु के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो नीलकंठ भानु द्वारा हाल ही में किसी भारतीय ने पहली बार कौन सा अवार्ड जीता है? मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप का इन्होंने क्या जीता है? अवार्ड जीता है। अब देखिए, इस अवार्ड का मतलब क्या है? तो ये भारत का पहला स्वर्ण पदक है जो इन्होंने जीता है। इसमें क्या किया जाता है? ये एक प्रतियोगिता होती है जो कि लंदन में होती है। इस प्रकार अब वो दुनिया की सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर है, यानी कि कोई भी कैलकुलेशन ये ओरली कर सकते हैं कैलकुलेटर की तरह बहुत जल्दी। इन्होंने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शकुंतला देवी, स्कॉट फ्लैंसबर्ग, जो कि दिग्गज गणितज्ञ के रिकॉर्ड धारण किए हुए थे, उनका रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया है। किसने? नीलकंठ भानु ने। तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। NCWC के नाम से भी इस पुरस्कार को जाना जाता है, यानी कि मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 27 अगस्त को किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपना पहला शहीद दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया किसके द्वारा?
लद्दाख के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो लद्दाख के द्वारा हाल ही में अपना पहला शहीद दिवस मनाया गया, क्योंकि लद्दाख लद्दाख के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है लद्दाख के बारे में, फिर एक बार बता देता हूँ। पहले जम्मू कश्मीर और 2 राज्य थे, फिर इस जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। ये अक्साई चीन का क्षेत्र का हिस्सा है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये कौन सा है, लद्दाख है, जो कि जम्मू कश्मीर और किससे सटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है। इधर चाइना है और ये अक्साई चीन वाला पार्ट है। तो लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2019 31 अक्टूबर 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश है। 5 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा कर दी गई थी, जबकि 31 अक्टूबर 2019 से वहां पर ये लागू कर दिया गया था कि अब ये यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी जो राजधानी है वो लेह है। यहाँ पे केवल 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल। कौन कौन से, लेह और कारगिल। प्रेजेंट टाइम पे जो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल हैं वो राधा कृष्ण माथुर है, जबकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके तामयांग तेसिंग नामग्याल हैं। जबकि हाई कोर्ट यहाँ पे अभी भी जम्मू कश्मीर का ही चलता है, यहाँ पर कोई हाई कोर्ट नहीं बना है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी या इंग्लिश, जबकि बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, लद्दाखी या पुर्गी। लद्दाखी या पुर्गी। तो इतना आपको लद्दाख के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 मारिक के रिजनेवेल्ड द्वारा जीता गया, वह किस देश के रहने वाले हैं। तो ये रहने वाले हैं कहाँ के, नीदरलैंड के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हमारा सही आंसर है। तो नीदरलैंड के रहने वाले मारिक रिजनेवेल्ड ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार अलग होता है। ये पुरस्कार अलग है और वो पुरस्कार अलग है। अब ये जो पुरस्कार जीता गया है वो नीदरलैंड के मारिके रिजनेवेल्ड द्वारा जीता गया है। मारिके रिजनेवेल्ड नीदरलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक, कौन सी पुस्तक, वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, लिख लीजिएगा, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। और इस पुरस्कार में टोटल जो धनराशि दी जाती है वो 50,000 पाउंड दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 50,000 पाउंड। जबकि अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये केवल का है, क्या है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अब देखिए बात अगर नीदरलैंड की आई है तो नीदरलैंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप यूरोप महाद्वीप का देश देख रहे हैं ये कौन सा देश है, नीदरलैंड। कौन सा देश है, नीदरलैंड है, जिसकी राजधानी अगर हम बात करें तो वो कौन सी, एम्स्टर्डम। और ये किन किन देशों से घिरा हुआ है, तो ये बेल्जियम और जर्मनी देशों के बीच में स्थित है। कौन सा, नीदरलैंड। नीदरलैंड की जो राजधानी है वो मैंने आपको बताई कौन सी है, एम्स्टर्डम है, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। और यहाँ की जो भाषा है वो अगर हम बात करें तो यहाँ की भाषा वैसे तो डच है, और यहाँ पे इंग्लिश भी बहुत ज्यादा बोली जाती है। और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं वो मार्क रूट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिंजो अबे किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपना त्यागपत्र दे दिया है। तो शिंजो अबे जो थे वो जापान के प्रधानमंत्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने हाल ही में अपना त्यागपत्र दे दिया है। अच्छा, इनका त्यागपत्र देने का कारण क्या रहा है, तो इनका त्यागपत्र देने का जो कारण रहा है वो रहा है स्वास्थ्य। इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था काफी समय से, इसीलिए अपने स्वास्थ्य की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अभी नए प्रधानमंत्री वहां पर नहीं चुने गए हैं कोई भी, तो अभी वहां के जो सम्राट है वही पूरा कार्यभार संभाल रहे हैं। और शिंजो अभी यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, क्योंकि इनका स्वास्थ्य सही नहीं था। अब देखिए बात अगर जापान की आई है तो जापान के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। जापान से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एक बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर उत्तर प्रदेश में एग्जाम भी हुआ था, जिसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश, वो जापान के जो 4 द्वीप है मुख्य, उनका क्रम क्या है उत्तर से दक्षिण की, जो कि कई बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये जो आप देश देख रहे हैं ये कौन सा देश है, जापान है, जो कि एशिया महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश या दुनिया का सबसे पूर्वी देश कहा जाता है। इसीलिए सबसे पहले सूर्य यहीं पर उगता हुआ माना जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, उगते हुए सूर्य का देश। यहाँ के जो द्वीपों का क्रम है वो मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। क्या क्रम है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, जिसमें सबसे बड़ा जो
द्वीप है वो कौन सा है? होन्शु है, जिस पर जापान की राजधानी टोक्यो भी है। और सबसे छोटा कौन सा है? क्यूशू। सबसे छोटा कौन सा है? क्यूशू। प्रेजेंट टाइम पे जहाँ के जो सम्राट है जापान की वो नारुहितो है, और प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इस्तीफा दे दिया वो कौन है? शिंजो अबे। यहाँ की जो मुद्रा है वो भी आपको पता होनी चाहिए, यहाँ की मुद्रा क्या है? येन। जबकि युआन कहाँ की है? चाइना की। तो इतना आपको जापान के बारे में पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि विश्व भर में सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो किस देश में आते हैं? जापान में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अब ये 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? क्योंकि मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर माना जाता है, उन्हीं के जन्म दिवस पर ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय खेल दिवस। अब ये मेजर ध्यानचंद थे कौन? तो मेजर ध्यानचंद सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक दिलवाए हैं। कब कब? तो 1932 में 37 मैच में 338 गोल किए, जिसमें 133 गोल जो थे वो किसके थे? मेजर ध्यानचंद के। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजल्स और 1936 बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाए हैं। और 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये दिवस की बात आई है तो अब वीडियो को पॉज करिए और अगस्त माह में जितने भी दिवस बताए हैं मैंने आपको, उन दिवस को आप सीरियल क्रम में लिखें। लिखने की हैबिट बनाएंगे तो वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने कौन सी नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप प्रतियोगिता लॉन्च की है? तो ये जो प्रतियोगिता लॉन्च की गई है वो कौन सी प्रतियोगिता लॉन्च की गई है जो कि भारत के द्वारा हाल ही में की गई है? तो ये की गई है चुनौती, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही आंसर। तो चुनौती जो योजना है वो किसके लिए की गई है? नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको स्टार्टअप किस तरीके से करना, चैलेंज प्रतियोगिता ये रखी जाती है किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। अब ये चुनौती की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। चैलेंज हंट अंडर एनजीआईएस फॉर एडवांस अनइनोवेटेड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। तो ये किसकी फुल फॉर्म है? चुनौती की। जबकि एनजीआईएस जो मैंने इसमें बीच में बोला उसकी फुल फॉर्म होती है नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम। इस चुनौती का जो मुख्य उद्देश्य है, यानी कि ये जो योजना लॉन्च की गई है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो महामारी के दौरान आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन पर इसका खासा प्रभाव पड़ेगा। जो कि भारत सरकार के प्रयास लगातार चल रहे हैं, तो इसी को बढ़ावा देते हुए चुनौती जो पहल है वो लॉन्च की गई है हाल ही में भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 28 अगस्त 2020 को भारत और किस देश के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्तालाप संपन्न हुई है? तो ये रक्षा नीति वार्तालाप संपन्न हुई है किस देश के साथ? सिंगापुर के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो सिंगापुर के साथ हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच में रक्षा नीति वार्तालाप कौन से नंबर की? 14वीं नंबर की वार्तालाप ये हुई है, जो कि वर्चुअल तरीके से हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब देखिए, सिंगापुर और भारत के बीच में जो समझौते हैं वो क्या है? जैसे रक्षा सहयोग की अगर हम बात करें तो भारत और सिंगापुर ने 1994 से एक युद्धाभ्यास चला रखा है। कौन सा? सिम्बेक्स। कौन सा? सिम्बेक्स। तो सिम्बेक्स जो युद्धाभ्यास होता है वो किस किस के बीच में होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है। तो सिंगापुर की अगर बात आई है तो एक बात और मैं बता देता हूं कि भीम यूपीआई के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में पहले कदम के रूप में, यानी कि पहली बार जो लॉन्च किया गया था भीम यूपीआई, वो भी किस देश में किया गया था? सिंगापुर में लॉन्च किया गया था। तो सिंगापुर ऐसा पहला देश था जहां भारत के बाहर यह एप्लीकेशन शुरू किया गया था। अब सिंगापुर की बात आई है तो देखिए, सिंगापुर के बारे में मैं आपको पूरी चीजें बता देता हूँ। सिंगापुर एशिया महाद्वीप का दक्षिणतम देश है और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी जो राजधानी है वो सिंगापुर सिटी ही है। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो मलय है। कौन सी है? मलय। प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हलमी याकूब है और प्राइम मिनिस्टर ली हासिंग लूंग है। ली हासिंग लूंग।
और यहाँ की जो मुद्रा है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर, सिंगापुर डॉलर यहाँ की क्या है मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग द्वारा लॉन्च की गई योजना NDCTIA का उद्देश्य क्या है। तो नीति आयोग के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो वो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो नीति आयोग के द्वारा पूरी एशिया महाद्वीप के लिए एक योजना लागू चलाई गई है, कौन सी, NDCTIA, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान परिवहन पहल, ये योजना शुरू की गई है। इसके तहत क्या किया जाएगा, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाना, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी के लिए NDCTIA योजना चलाई गई है। NDCTIA की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। और ये जो परियोजना चलाई गई है कब से कब तक के लिए, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो 2020 से 2024 तक ये चलाई जाएगी और इसमें 3 देश शामिल होंगे, कौन कौन से, भारत, चीन और वियतनाम। इसके तहत क्या किया जाएगा, परिवहन को डीकार्बोनाइज किया जाएगा, यानी कि कम से कम कार्बन का उत्सर्जन किया जाएगा। और भारत में जो NDC का लक्ष्य है वो कब तक का है, 2030 तक का। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए बात अगर नीति आयोग की आई है, तो नीति आयोग के बारे में आपको बहुत सारे फैक्ट पता होना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो नीति आयोग की फुल फॉर्म, नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। इसका जो गठन हुआ था वो 1 जनवरी 2015 से लॉन्च किया गया था। और किसकी जगह पर, योजना आयोग की जगह पर। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी प्रेजेंट टाइम पर इसके क्या है, चेयरपर्सन है। जबकि वाइस चेयरपर्सन इसके राजीव कुमार हैं। और प्रेजेंट टाइम पर जो CEO हैं वो है अमिताभ कांत। तो इतना आपको नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा, केरल में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो भारत का जो पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला जाएगा वो कहाँ पे खोला जाएगा, केरल में। अब इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, तो इसका लक्ष्य है कि महिला उद्यमिता को गति प्रदान करना, यानी कि महिला भी बिजनेस में अपना पूर्ण योगदान दे सकें, उसके लिए किया गया है। और इसका जो केंद्र स्थापित किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा, केरल में किया जाएगा। केरल में ही क्यों किया जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीन पार्क पहल जो पहली बार चली थी वो केरल सरकार द्वारा ही 2013 में चली थी, जो कि लैंगिक समानता और सशक्तिकरण पर केंद्रित थी। उसी के तहत ये काम किया गया है। अब देखिए बात अगर केरल की आई है तो केरल के बारे में आपको बहुत सारे फैक्ट पता होने चाहिए। ये जो आप राज्य देख रहे हैं कौन सा राज्य है, केरल। किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा बनाता है, तो एक कर्नाटक से, तमिलनाडु से अपनी सीमा साझा करता है केरल। केरल की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, पेरियार है। केरल की जो राजधानी है वो कौन सी है, तिरुवनंतपुरम है। इसका जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। विधानसभा सीटें 141 है, राज्यसभा सीटें 9, लोकसभा सीटें इसमें 20 है। इसका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, केरल में। पॉपुलेशन रैंक इसकी 13 है, जबकि एरिया रैंक इसकी 21 यानी कि 21। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, मलयालम। तो इतना आपको केरल के बारे में पता होना चाहिए। अब कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर काफी लोगों ने डिटेल में किया। फिर यही कहूंगा कि सभी लोग आंसर डिटेल में किया करें, जितना हो सके, जितना आप जानते हैं उतना डिटेल में आंसर किया करें। और ज्यादातर लोगों ने आंसर सही किया था। तो किस राज्य में मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो वो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। तो लगभग सभी लोगों ने आंसर सही किया था और डिटेल में किया था, लेकिन सभी लोग किया करें जो लोग डिटेल में आंसर नहीं करते। अब कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको डिटेल में लिखना है। निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है, तो उस देश का नाम बताना है। प्लस उस देश के बारे में आप जितना भी जानते हैं, जितना भी मैंने आपको पहले बता रखा है, उतना आप डिटेल में लिखें। लिखने की हैबिट बनाओगे वो चीज हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी। तो अब ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने भी अपने स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक है, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।